हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग ओम के नियम के बारे में समझे थे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। आइए प्रतिरोध क्या होता है उसको समझेंगे, समझते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रतिरोध जो होती है इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि सबसे पहले प्रतिरोध का अर्थ हम लोग ओम के नियम जब पढ़ रहे थे वहां समझे थे कि प्रतिरोध जो होती है वह विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करती है, बाधा डालती है। यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, बाधा डालता है। इतनी बातें हम ओम के नियम में समझे थे। तो आज हम इसका विस्तारित अध्ययन करेंगे, रेजिस्टेंस होता क्या है। पूरी कहानी इस वीडियो में रेजिस्टेंस का ही चलेगी, तो ध्यान से समझेंगे। देखिएगा प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। किसी चालक के छोर पर, ध्यान समझिएगा, कोई चालक है, उसके छोर पर जब विभवांतर लगाया जाता है तो उस चालक में धारा बहने लगती है। बात समझ में आ रही है। कोई अगर कंडक्टर हो और उसके छोर पर, जैसे ये कंडक्टर है, ध्यान से समझेंगे, अभी समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ये कंडक्टर है, बात समझ रहे हैं। और इस कंडक्टर, यहां से ऐसे, इस कंडक्टर के छोर पर, ये मान लेते ए छोर है, ये बी छोर है, इस पर जब विभवांतर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि इसको एक बैटरी से क्या की जाती है, जोड़ी जाती है, प्लस माइनस। तो इसमें क्या होने लगती है, इस चालक में धारा बहने लगती है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद जब इसके छोर का जो विभवांतर है उसका मान जितना ही आप बढ़ाइएगा, यानी V वोल्ट है, इसका मान जितना ही आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इस चालक में बहने वाली धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इस पर विभवांतर जितना आप बढ़ाइएगा उस चालक में बहने वाली धारा का मान भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वहां से डिफिनेशन निकलती है कि विभवांतर तथा धारा के अनुपात को, विभवांतर तथा इसमें बहने वाली जो धारा है I, इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि R बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, V बटा I, विभव बटा विद्युत धारा। यानी विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब एक बात और यहां आप नोट कीजिएगा कि जब हम किसी चालक के छोरों पर विभवांतर का मान बढ़ा दे, धारा बढ़ने लगती है। तो यहां एक बात और आपको समझना होगा कि आप विभवांतर के मान को बढ़ा रहे हैं या धारा के मान को बढ़ा रहे हैं, तो इस R में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। विभव बढ़ने से, धारा बढ़ने से R में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि R एक कांस्टेंट राशि है। उनके नियम में पढ़े हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यानी केवल यह विद्युत धारा के प्रवाहों में क्या करता है, बाधा डालता है। कोई दिक्कत। अब यहां से हम लोग इसका SI मात्रक और बीमा निकाल लेंगे। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं डिफिनेशन के रूप में। इसके बाद हम अगला जो इसका स्टेप है उसको समझेंगे। कोई दिक्कत। तो आइए लिखते हैं। देखिए अब यहां से समझिएगा, मैं क्या लिखा कि जब किसी चालक के छोर पर विभवांतर लगाया जाता है तो उस चालक में विद्युत धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है। विभवांतर का मान जितना ही अधिक बढ़ाया जाता है, धारा का मान उतना ही अधिक होता है। किसी चालक में विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं, और इस प्रतिरोध को हम कैपिटल R द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो यहां से प्रतिरोध का आपका सूत्र हो जाएगा, अब यहां से लिखेंगे कैपिटल R बराबर V बटा I, कैपिटल R बराबर V बटा I। अब यहां से इसका SI मात्रक निकाल लेते, ध्यान से देखिएगा। SI मात्रक कितना होगा, तो ये देखिए विभव है, विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। तो इसको हल करेंगे तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, जो ओम के बराबर होता है।
ये ओम का सूचक है, ओम के क्या होता है, बराबर होता है। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। तो ये प्रतिरोध का क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। अगर इसका बीमा निकालना चाहते हैं तो विभव का बीमा हम बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं। विभव का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 1, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 1, और विद्युत धारा का होता है आपका आई। जब इसको हल करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ये ऊपर जाएगा तो एक और ऐड हो जाएगी आई इनवर्स 2 हो जाएगा। तो हम प्रतिरोध का मात्रक जानेंगे, प्रतिरोध का हम बीमा जानेंगे। अब यहां से ध्यान से समझिएगा कि अगर मुझे इस ओम का डिफिनेशन देना होगा तो कैसे देंगे, जो एसआई मात्रक है। अब यहां से क्वेश्चन उठेगी कि आपका एक ओम क्या है। एक ओम का डिफिनेशन दीजिए, किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास सूत्र क्या है, ध्यान से समझेंगे। हमारे पास सूत्र आया है R बराबर V बाटा I, आया है ना। तो यहां से रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं वैल्यू कि मान लेते हैं कि चालक के छोरों के बीच जो विभवांतर है आपका कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट है, और उसमें प्रवाहित होने वाला धारा भी कितना है आपका, 1 एम्पियर है। तो जब इसका मान रखेंगे तो R बराबर का आ जाएगा 1 वोल्ट बाटा 1 एम्पियर, कटाएंगे तो 1 ओम। बात समझ रहे हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर मिलकर क्या बनेगा, ओम बनेगा। तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, किसी के सिरों के बीच, ऐसे देंगे, किसी चालक के सिरों के बीच जब विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप समझे। पुनः ध्यान समझिएगा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, यहां ध्यान देना है, तथा उसमें बहने वाली धारा कितना एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तो उसका जो प्रतिरोध है वो 1 ओम के क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम प्रतिरोध का एसआई मात्रक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम 1 ओम का डिफिनेशन लिख देते हैं। अब यहां से देखिए, ध्यान समझेंगे। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध का मान किसके बराबर होता है, 1 ओम के बराबर होता है। आई होप समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से समझेंगे। अब यहां से हम क्वेश्चन उठाएंगे कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर क्या करती है, डिपेंड करती है, यानी निर्भर रहती है। तो यहां लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर रहती है। ये आपका एक क्वेश्चन उठ गया, एक टॉपिक आ गई कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। ध्यान से समझिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध जो है मुख्यतः 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहला होता है चालक की लंबाई पर। अब यहां से ध्यान देंगे, चालक की लंबाई पर क्या होता है। जैसे मैं यहां एक चालक ले लिया, ध्यान से समझेंगे, ये एक चालक हो गया, और दूसरा चालक यहां ले लिया, इससे थोड़ा सा बड़ा ले लिया। अब यहां से ध्यान से समझेंगे, चालक की लंबाई पर यह डिपेंड करता है, यानी इसकी समानुपाती होता है कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात की पता चलेगी। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां से जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, यहां जाने में इसको इसके अपेक्षा कम दूरी तय करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं।
क्योंकि इस चालक की लंबाई कम है, इस चालक की लंबाई ज्यादा है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा तो इस कंडक्टर में इससे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन इस कंडक्टर में इसे क्या करना होगा, ज्यादा दूरी तय करना होगा। तो अब यहां से देखिए, जब ये ज्यादा दूरी तय करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां कम दूरी तय करेगा, तो इसको आयन जो होते हैं, इसमें इस कंडक्टर में आयन होते हैं, आयन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टकराता है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां अगर इसको कम दूरी तय करना होगा तो यहां जो इसके बाधा जो डालेगी आयन, यानी जो रुकावट डालेगा वो कम होगा, लेकिन यहां ज्यादा दूरी तय करना है तो क्या होगा, ज्यादा होगा, इसकी रुकावट ज्यादा होगी आयन द्वारा। बात समझिएगा, इसमें आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, बाधा डाला जाता है। तो जब इस कंडक्टर को आप छोटा लीजिएगा और इस कंडक्टर को आप बड़ा लीजिएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां जाने में आपको दूरी ज्यादा तय करनी होगी और यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आने में दूरी कम तय करनी होगी। तो यहां जो है रुकावट कम होगा, लेकिन यहां जो है रुकावट ज्यादा होगा। यानी हम यह निष्कर्ष पा रहे हैं कि चालक की जो लंबाई है आप जितना ही बढ़ाइएगा उसके प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि चालक की लंबाई जो होती है वो प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी R समानुपाती क्या होता है, L होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी किसी कंडक्टर की लेंथ आप जितना ही अधिक रखिएगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और किसी कंडक्टर की लंबाई जितना ही कम रखिएगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में रुकावट कम उत्पन्न होगी और यहाँ ज्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ आयन से ज्यादा टकराएगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा जो होता है, ध्यान से समझिएगा, दूसरा जो होता है यह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे मैं मान लिया कि यहां मेरे पास एक ये कंडक्टर है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा बनाए और यहां एक और कंडक्टर ले लिए और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको बड़ा बना दिए। देखिए दोनों में अंतर है। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगी, ध्यान से समझेंगे, और यहां से जब आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यहां अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। तो यहां अधिक होने के चलते यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रवेश करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रवेश करेंगे, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है, तो यहां आपकी जो रुकावट है वो क्या होगी, कम होगी। रुकावट कम होगी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में, लेकिन यहां जो है रुकावट क्या होगी, अधिक होगी। यहां रुकावट क्या होगी, अधिक होगी। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक दरवाजा है और इसका दरवाजा जो खुला हुआ है ये इतना है, ध्यान से समझिएगा, और एक दरवाजा मैं इधर बना दिया और इसकी जो खुला है वो इससे क्या है, चौड़ा है। ध्यान से समझिएगा, यहां पतला है, यहां चौड़ा है, तो यहां जो है इस दरवाजे में व्यक्ति जो है ज्यादा प्रवेश करेंगे क्योंकि ये चौड़ा है, यानी यहां रुकावट ज्यादा उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन इसके अपेक्षा यहां रुकावट ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम कम करेंगे तो वहां रुकावट अधिक आएगी, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर अधिक रखेंगे तो वहां रुकावट क्या आएगी, कम आएगी। तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जो प्रतिरोध होता है वह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो R है वह 1/A, यानी R समानुपाती 1/A होता है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर क्षेत्रफल अधिक रखेंगे तो प्रतिरोध का मान
कम आएगा। अगर क्षेत्रफल कम रखेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या आएगा, अधिक आएगा। देख लीजिए यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस कंडक्टर में अधिक रखा गया है, तो यहाँ रुकावट कम उत्पन्न होगी। क्यों कम उत्पन्न होगी? क्योंकि इसका जो एरिया है वो अधिक है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका एरिया क्या है, कम है, तो रुकावट क्या आएगी, अधिक आएगी। तो इसलिए R समानुपाती क्या होता है, 1/A। अब इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहां से लिखते हैं, अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से जब चलिएगा तो समीकरण 1 का लेफ्ट और समीकरण 2 का लेफ्ट क्या है, बराबर है, तो इसको 1 लिया जाता है। तो सबसे पहले इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहां से देखिए, अब यहां से क्या करेंगे हम, ध्यान से समझेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से चले तो ये R समानुपाती क्या हो जाएगा, L में 1 से गुना होगा तो L, अब बाटा में A। R समानुपाती L बाटा A। अब यहां से ध्यान दीजिए, फिजिक्स का रूल कहता है कि समानुपाती को हटाया जाता है और यहां समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट राशि का यूज किया जाएगा, और वो कांस्टेंट राशि कौन सा होता है, तो रो होती है। इसको क्या पढ़ते हैं, रो। समानुपाती हटा, रो लग गया, रो L बाटा A। कोई दिक्कत? और मैं यहां लिख देता हूं कि यहां ध्यान समझिएगा, रो एक नियतांक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? यहां रो एक नियतांक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। और एक बात और यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको बिठा देते हैं। अब यहां एक बात और ध्यान देना है कि जो ये विशिष्ट प्रतिरोध है और ये जो प्रतिरोधकता है, ये ताप पर डिपेंड करता है। आगे चलकर इसको हम वर्णन करने वाले हैं। ये ताप पर क्या करता है, ये ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये ताप पर डिपेंड करता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। अब यहां से ध्यान से समझेंगे। अब यहां से क्वेश्चन उठेगा कि इस रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर मुझे इसका डिफिनेशन देना होगा तो कैसे देंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे इस रो का डिफिनेशन देना होगा तो सबसे पहले इस फार्मूला से हम रो का वैल्यू निकालेंगे। तो इस फार्मूला से अगर हम रो का वैल्यू निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहां 1 छिपाएंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा RA बराबर रो L। बात समझ रहे हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दिए। अब यहां से इसलिए रो बराबर क्या सूत्र हो जाएगी, तो रो बराबर हो जाएगा RA बाटा L। RA बाटा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, जहां R प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है तथा L क्या है, लंबाई है। अब यहां से रख रहे हैं फुट। ध्यान से देखिएगा इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, जिस प्रकार हम ओम का दिए थे। अब यहां से मान लेते हैं किसी चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है आपका 1 मीटर है, तो रो बराबर सूत्र क्या आ जाएगा, तो हमारे पास रो बराबर सूत्र हो जाएगी, जब इसमें फुट कीजिएगा तो R 1 बाटा में 1। जब इसको कटा देंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है प्रतिरोध के क्या आ गई, बराबर आएगी। तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, ध्यान से समझिएगा। जब किसी चालक का क्षेत्रफल एकांक हो तथा उसकी लंबाई भी एकांक हो, ध्यान समझेंगे, जब किसी चालक का क्षेत्रफल एकांक हो तथा उसकी लंबाई भी एकांक हो, तो उस चालक में
उत्पन्न प्रतिरोध को, यानी उस चालक में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। बात समझ में आई? तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब किसी चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई भी 1 मीटर हो तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहा जाता है या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। कोई दिक्कत? विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता, यहां से उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है, ऐसे लिखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध कहिए चाहे प्रतिरोधकता कहिए, प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब यहां से इसका अगर मुझे एसआई मात्रक और बीमा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर मुझे यहां से इसका एसआई मात्रक निकालना होगा तो यहां से लिखते हैं एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक? प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता का सूत्र क्या आया है? ध्यान से देखिएगा, आर ए बटा एल। अब इस पर पुट करेंगे। आर क्या है? आर एक प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होती है? ओम। ये क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अब बाटा में लंबाई का आपका मीटर हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे? 1 मीटर से 1 मीटर को कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? ओम मीटर। इसको पढ़ते हैं ओम मीटर। बात समझ में आ रही है? प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगर यहां से अगर मुझे बीमा निकालना होगा तो बीमा बराबर क्या हो जाएगी? प्रतिरोध। अब यह क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का बीमा हम अभी निकाले, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 2, ये प्रतिरोध का हो गया। और क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर और लंबाई का बीमा होता है एल। अब यहां से क्या करेंगे? एक एल से एक एल को कैंसिल कर देंगे। जब यहां से हल करेंगे तो एम और एक एल इसमें आकर ऐड हो जाएगी। ध्यान समझिएगा, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एम एल क्यूब और यहां से हो जाएगी टी इनवर्स 3 और आई इनवर्स 2। किसका बीमा हो गया? प्रतिरोधकता का। आई होप आपको प्रतिरोध भी आसानी तरीका से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम समझें कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। वहां से कांस्टेंट राशि आया जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसका डिफिनेशन जाने, इसका ऐसा ही मात्रक तथा बीमा को हम क्या किए? निकाले। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, देखिए मेरा नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, यानी इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां से ध्यान से समझेंगे। मैं सबसे पहले 2 खाना बना लिया, ध्यान से समझेंगे। एक भी पॉइंट, एक भी स्टेप आपकी आउट नहीं जाने वाली है, लगातार वीडियो में बने रहिएगा। एक खाना में मैं ताप लिख दिया और एक खाना में मैं प्रतिरोध लिख दिया। ध्यान से समझेंगे। मैं मान लिया कि प्रारंभिक ताप जो है T0 है और T0 पर प्रतिरोध का जो मान है वो आपका क्या है? R0 है। बात समझिएगा, T0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 है तथा ये हो गया आपका T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आपका क्या हो गया? RT हो गया। ध्यान समझिएगा, ये शुरू का टेम्परेचर है, शुरू के ताप पर आपका प्रतिरोध किसी चालक का R0 है और T डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया? RT हो गया। अब यहां प्रतिरोध में परिवर्तन निकालना होगा। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, प्रतिरोध में परिवर्तन तो कैसे निकालेंगे? परिवर्तन के लिए डेल्टा लगाया जाता है और ये प्रतिरोध है तो इसके लिए हम क्या लिख दिए? डेल्टा। बात समझ रहे हैं? तो प्रतिरोध में अगर मुझे परिवर्तन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? अंतिम पोजीशन में से
शुरू के पोजीशन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी RT में से R0 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो प्रतिरोध में परिवर्तन का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, RT माइनस R0। इसी तरह हम निकालेंगे ताप में परिवर्तन, तो यहां लिखेंगे ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन बराबर हो जाएगा आपका यहां डेल्टा टी। अब इसको भी निकालने के लिए अंतिम में से शुरू को घटा देंगे, यानी T माइनस T0। समझ पा रहे हैं आप? प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा R बराबर RT माइनस R0 होगा, और ताप में परिवर्तन डेल्टा T बराबर T माइनस क्या होगा, T0 होगा। अब यहां से एक और बात नोट करनी है कि जो प्रतिरोध में जो आपका परिवर्तन होता है वो मुख्यतः दो बातों पर डिपेंड करती है। प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतः कितने बातों पर डिपेंड करती है, दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला जो होता है, यहां लिख लेते हैं, प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती, ध्यान समझिएगा, पहला जो आपका बात है जिस पर डिपेंड करती है, प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक ध्यान समझिएगा, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन जो होती है वो पहला बात पर डिपेंड करता है, किस पर, प्रारंभिक प्रतिरोध पर, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रतिरोध में परिवर्तन को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर, असमानुपाती है प्रारंभिक प्रतिरोध का, प्रारंभिक प्रतिरोध को हम क्या माने हैं, आर नॉट, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि प्रतिरोध में परिवर्तन आपका डेल्टा आर है, समानुपाती प्रारंभिक प्रतिरोध क्या हो गया, आर नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा जो मुख्य बात है इसका ध्यान समझेंगे, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है, यहां से लिखते हैं, प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती होता है ताप में परिवर्तन के, ताप में परिवर्तन के। दूसरा जो मुख्य बातें होती है इसका कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा वो समानुपाती होगा किसके, ताप में परिवर्तन के। तब इसको कैसे लिखेंगे, तो प्रतिरोध में आपका परिवर्तन कितना हो गया, बताइए, प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा आर, यानी इसको लिखेंगे डेल्टा आर समानुपाती ताप में परिवर्तन को क्या लिखेंगे हम, डेल्टा टी। कोई दिक्कत, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुनः चलेंगे, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखिए बराबर है, डेल्टा आर, इसको एक लेंगे तो डेल्टा आर समानुपाती क्या हो जाएगा, इसका कितना है, आर नॉट, और इसका कितना है, डेल्टा टी, होगा ना, डेल्टा आर समानुपाती आर नॉट डेल्टा टी। पुनः यहां समानुपाती आया तो फिजिक्स का रूल क्या कहता है कि समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट राशि लगाई जाती है, और यहां कांस्टेंट राशि लगता है अल्फा, जहां अल्फा एक प्रतिरोध ताप गुणांक है, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहां से लिखेंगे डेल्टा आर, और इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट राशि का यूज किया गया जिसका नाम होता है अल्फा, और यहां लिखेंगे अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत, पुनः आगे बढ़ते हैं और यहां से लिखेंगे, यहां अल्फा एक नियतांक है, अल्फा क्या है, नियतांक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है, इसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से अगर मुझे अल्फा का मान निकालना होगा तो हम अल्फा के मान भी निकाल सकते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड।
अगर मुझे यहां से अल्फा का मान निकालना होगा तो अल्फा बराबर सूत्र क्या हो जाएगी, तो डेल्टा आर अब बाटा में आर नॉट डेल्टा टी, ये अल्फा का सूत्र हो गया, जिसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अल्फा बराबर डेल्टा आर, देखिए ये मल्टीप्लाई है, इधर लाकर क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो मुझे अल्फा का मान निकल गया डेल्टा आर बाटा में आर नॉट डेल्टा टी। अब यहां से देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा आया है, अब इसके आधार पर हम चालक, अचालक तथा अर्धचालक के बारे में समझेंगे कि चालक में क्या होता है, अचालक में क्या होता है तथा अर्धचालक में क्या होता है। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आया है, अब यहां से चलेंगे समीकरण 3 से। देखिए समीकरण 3 से आया है डेल्टा आर बराबर अल्फा आर नॉट डेल्टा टी आया है। क्या मैं डेल्टा आर को लिख सकता हूं, डेल्टा आर कितना आया है, तो आर टी माइनस आर जीरो, यानी डेल्टा आर का जो मान है वो आर टी माइनस आर जीरो क्या है, बराबर है। बराबर यहां से हो जाएगा अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब यहां से अगर हम आर टी का मान निकालेंगे तो ये निगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, यहां से आपको विस्तारित रूप से ध्यान देना है। आरटी का मान निकाल दिया, आरटी को हम क्या बोलते हैं, आरटी को हम क्या बोलते हैं, जब आपका तापमान बढ़ा दिया जाए, यानी आपका जब शुरू का टेम्परेचर कितना था टी नॉट और उसके बाद टी कर दिया जाता था तो उस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाती थी, आरटी हो जाती थी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब यहां से इस पर 3 रीजन उत्पन्न हो रहे हैं। पहला है जब अल्फा का मान जो है वह पॉजिटिव होगा, जब अल्फा के मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब अल्फा का मान पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, चालक होगा। जब अल्फा का मान पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, चालक होगा। इसके बाद दूसरा रीजन में जब अल्फा का मान क्या होगा, जब अल्फा के मान आपका हो जाएगा 0 के बराबर, अल्फा का मान क्या होगा, 0 होगा, तो वो आपका हो जाएगा कुचालक। वो क्या हो जाएगा, कुचालक। और तीसरा रीजन जब अल्फा का मान आपका निगेटिव होता है तो वो हो जाती है कहानी अर्धचालक के लिए। ध्यान से समझेंगे मैं इस बात पर क्या समझा रहा हूं। जब अल्फा का मान पॉजिटिव होगा तो वो चालक होगी, जब अल्फा का मान 0 के बराबर आएगा तो वो कुचालक होगी, और जब अल्फा का मान निगेटिव आएगा तो वो अर्धचालक की कहानी होती है। अब यहां से हमें क्या करना है, अब यहां से देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस बात को हमें समझना है। जब अल्फा के मान अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो आप यहां से देखेंगे कि जो आर टी है वो बड़ा होगा आर नॉट से, जो आर टी है वो बड़ा होगा आर नॉट से, यानी जो अंतिम प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध से क्या आएगा, बड़ा आएगा जब अल्फा का मान पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए जब अल्फा का मान अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो ये बड़ा क्यों हो गया, इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर इसके पास 10 ओम है और यहां 8 ओम है तो जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका कितने के बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। बात समझिएगा। तो इसका कहने का मतलब जब पॉजिटिव हम ले रहे हैं तो आरटी का जो मान है वो आर नॉट से क्या है, बड़ा है। तो जब आरटी का मान आर नॉट से बड़ा हो जाता है तो यहां यह निष्कर्ष निकलती है, अब यहां से ध्यान से देखिएगा कि चालक की प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इस बात को याद रखना होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक की जो प्रतिरोध है उस पर ताप बढ़ाइएगा तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। चालक का प्रतिरोध हमेशा ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। अब यहां से दूसरी बात समझिएगा,
जब अल्फा का मान 0 रखेंगे तो यहां RT जो है वह R0 के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। जब अल्फा का मान हम 0 रखेंगे तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि कुचालक पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप बढ़ाइए या घटाइए उसका प्रतिरोध उतना ही रहेगी। तो यहां लिखेंगे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तीसरी बातें देखिए, अर्धचालक में क्या है, बात समझ रहे हैं। अर्धचालक में अल्फा का जो मान है वो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो अल्फा के मान जब ऋणात्मक होगा तो इस केस में जो आपकी R0 है वो बड़ा हो जाएगी RT से। कैसे, देखिए इसमें से निगेटिव करके घटाया जा रहा है, तब जाके R0 जो है RT के बराबर आ रहा है। इसका कहने का मतलब कि R0 जो है ऑलरेडी पहले से क्या है, बड़ा है, किससे, RT से। तब जाकर इसमें से हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये RT के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जो R0 है वो RT से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस केस में क्या होगी कि अर्धचालक की प्रतिरोध, ध्यान समझिएगा, अर्धचालक की प्रतिरोध, अब यहां से इसको बिठा देते हैं, अर्धचालक की प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। बात समझ रहे हैं, चालक की प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अर्धचालक की प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगी, घटेगी। आई होप आपको समझ में आ गया। और चालक में अल्फा पॉजिटिव, इसमें अल्फा का मान 0 और अर्धचालक में अल्फा का मान निगेटिव होता है, जिसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि चालक में जो है अंतिम प्रतिरोध जो है प्रारंभिक प्रतिरोध से बड़ा होता है, और कुचालक में अंतिम प्रतिरोध और प्रारंभिक प्रतिरोध बराबर होते हैं, और आपकी अर्धचालक में जो है प्रारंभिक प्रतिरोध अंतिम प्रतिरोध से अधिक होता है। तो इस केस में अचालक की प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटेगी, इस केस में चालक की प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एक चलते हैं, जिसका नाम है, अब यहां से चालकत्व की एक सिंपल सी डिफिनेशन होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है, चालकत्व बोला जाता है। तो यहां से लिख लेते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है, इसे कैपिटल J द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहां से J का फॉर्मूला हो जाएगी प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी 1/R। J बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 1/R। इसका SI मात्रक मुझे निकालना होगा, तो यहां से लिख देंगे 1/ओम। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ओम इनवर्स, इसको बोलते हैं महो, MHO, ओम का उल्टा महो। अब यहां से इसका बीमा निकालना होगा, तो बीमा हम कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध का बीमा तो ML² 3/3 I इनवर्स 2। जब इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये M इनवर्स हो जाएगा, ये प्लस है, यानी जो प्लस है माइनस, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, T के पावर 3 I के पावर 2। ये चालकत्व की क्या हो गई, बीमा हो गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग प्रतिरोध के बारे में अध्ययन कर लिए, इसके बाद हम प्रतिरोध के बारे में अध्ययन किए, उसके बाद हम समझेंगे प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसके बारे में समझे। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध को समझे, विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है उस पर ताप का क्या प्रभाव होता है उसको समझे, और उसके बाद चालकत्व को समझे। कोई दिक्कत? आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी।
और एक बात और है कि अभी तक इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करें।